चलो भाई लिखो, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिख रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे थे हम लोग, है ना। लिखो। शांत शांत शांत। यार पतला वाला पेन देना एक। यार वो एल्डेको वाला पेन नहीं है किसी के पास? है वैसा वाला पेन? वो है, वो रेड वाला। रेड रेड रेड। हाँ चलो, हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने, है ना। आज हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है और फिर उसके कुछ थ्योरेटिकल 7-8 पॉइंट्स है वो लिखना है और क्वेश्चंस करने हैं हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे। और आज आप लगभग 30-40 मॉलिक्यूल्स के हम लोग सामने ही अभी निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन आपको आज पूरे अच्छे तरह से आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा यानी कि ज्योमेट्री निकालने आएगा, अभी शेप निकालने नहीं आएगा। शेप वीएसीपीआर से आता है। ज्योमेट्री निकालना यानी कि पूछा जाए कंपाउंड में अगर स्ट्रक्चर क्या है, ज्योमेट्री क्या है, वो निकालना आपको आ जाएगा। चलिए लिखो, हाइब्रिडाइजेशन के पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रीजन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेटा मुंह बंद कर लो अब। लिखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग डायग्राम वगैरह बना के देख रहे थे, है ना। आज पूरे इलेबोरेटेड डायग्राम सब में देखेंगे। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के सबसे पहले हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फिर हमारे पास आएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, देन हमारे पास आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और फिर हमारे पास आएगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अलावा d2sp3 भी होता है। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में पढ़ी जाएंगी, यहां नहीं। जो केमिकल बॉन्डिंग की हाइब्रिडाइजेशन है वो यही है, फटाफट बैठो। जो केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन है वो यही सारे हैं। 7 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख रहा होगा, 6 नॉट 7, 6 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ, कल हमने आपको लास्ट क्लास में हमने बताया होगा कि एक s और एक p, शांत, एक s और एक p के मिलने से sp हाइब्रिडाइजेशन बना होगा। तो हमने यहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हुआ sp में, तो एक s और एक p मिला होगा। अब ये p कौन सा है, px है या py है या pz है, कोई भी हो सकता है। एक s और एक p लेना है, कोई भी ले सकते हैं हम। s प्लस px भी ले सकते हो, या तो s प्लस py भी ले सकते हो, या तो s प्लस pz भी ले सकते हो। कोई कंट्रोल नहीं है कि px ही लेना है, py ही लेना है। sp में एक s और एक p होता है, कोई भी p एक हो सकता है। sp2 में एक s प्लस 2p लिया जाता है, 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल है, कोई भी 2p ऑर्बिटल ले सकते हो, px py या px pz या py pz, कोई भी 2 ऑर्बिटल आप ले सकते हो sp2 में। sp3 में तीनों के तीनों p इस्तेमाल आ जाते हैं, px भी आता है, py भी आता है और pz भी आता है। sp3d में एक s, तीनों के तीनों p इस्तेमाल हो जाएंगे, तो sp3 बन गया। और आगे अभी बताऊंगा, इसी में d ऑर्बिटल dz स्क्वायर काम में लेते हैं। sp3d का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, क्यों dz स्क्वायर ही लिया, एक्सप्लेनेशन में भी समझ आएगा। फिर sp3d2 लेते हैं। sp3d2 में एक s, 3p, ये तो हम ले ही रहे हैं, 2d भी ले रहे हैं। 2d कौन से हैं, dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और sp3d3 में कौन से ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल होता है, एक s, तीनों p, और आपके पास dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस dxy, है ना। ये हमारे ऑर्बिटल्स काम में आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। और ये पूछा जाता है विच d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन sp3d, विच d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन sp3d2। ये बहुत आसान क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन जब बनता है तो कैसे बनता है, अब मैं ये समझाने वाला हूं। तो देखो, एक s और एक p जब आपस में कंबाइन होता है तो कोई भी p आप ले सकते हो, एक s और एक p। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब है
कि सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स, सेम टाइप के एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। सेम टाइप के एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह घुल मिल जाएगी और इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जब ये मिलेगा तो ये s का जितना भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो p के अंदर चला जाएगा। कुल मिला के जो sp हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें s कैरेक्टर भी है, p कैरेक्टर भी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनेगा। अच्छा, आपको मैंने बताया है कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अगर दो ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह से बनता है। s का सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चला जाएगा? p के अंदर। क्यों p के अंदर गया? क्यों p के अंदर गया? क्योंकि सबको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बॉन्ड ही बनाना है, और बॉन्ड कौन अच्छा बनाता है? जिसमें डायरेक्शन होता है। तो सारे के सारे s और p हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बना लिए sp। अब दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरेशन हुआ। अब ध्यान से सुनना, एक s और एक p मिलने से, दो ऑर्बिटल मिलने से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हुआ। और हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रॉपर्टी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में रिपल्सन करेगा, क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है कि मिनिमम रिपल्सन हो जाए। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसकी टेंडेंसी है कि आप अगर मान लो एक के ऊपर एक रख दिया तो क्या बहुत रिपल्सन होगा? इसके साइड में कहीं रखा तो भी रिपल्सन होगा, इधर रखा तो भी रिपल्सन होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम रिपल्सन। हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से अपने आप को अरेंज करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन हो। अच्छा, मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन। तो अब देखो, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने यहां बना रखा है, इसको किस तरह से अरेंज किया जाए सोच के देखना कि मिनिमम रिपल्सन हो। क्या इसको अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, जैसे आप पढ़ते थे वहां पे एंटी फॉर्म, बल्कि ग्रुप को कहां रख देते थे? 180 पे। क्या यहां भी मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे रखूं और दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं ऐसे रख दूं? तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे रखे जा रहे हैं? 180 पे रखे जा रहे हैं, और 180 रखने पे ही मिनिमम रिपल्सन है। इसीलिए आप पढ़ते हो sp लीनियर होता है, 180 डिग्री पे रहता है। क्यों sp लीनियर होता है? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन, हर हाइब्रिडाइजेशन अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि कम से कम रिपल्सन हो, लीस्ट रिपल्सन हो। sp हाइब्रिड, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, कैसा भी टाइप का आ जाए, अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि सबसे लीस्ट रिपल्सन में चला जाए। अब देखो वहां पे कि हमारे पास, इसको मैं वापस लिखता हूं नोट के फॉर्म में, कि अगर आपके पास एक s और एक p को फाइनल हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब मिलाया जा रहा है, p का भी ऑर्बिटल बना ही लीजिए, तो क्या होता है? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो s का होता है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ले लेता है। क्यों? क्योंकि फाइनली बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाने में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी काम आएगा। तो एक s और एक p ऐसा बना लिया। सिमिलरली दो ऑर्बिटल मिला है तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि सबसे लीस्ट रिपल्सन जनरेट हो जाए। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि सबसे लीस्ट रिपल्सन। तो देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये मिल गया, अब देखो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये मिल गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि सबसे लीस्ट रिपल्सन हो। इसीलिए sp में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या ये 180 डिग्री पे एंगल पे रखा है हमने, और क्या ये लीनियर शेप है, एक लाइन में रखा हुआ है? तो इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो लीनियर बोल दी जाती है, इसीलिए इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। अब बोर्ड पे वापस देखना, अगर मैं sp2 बनाऊंगा तो क्या दो p ऑर्बिटल लेना पड़ेगा? एक s और दो p। अब एक s और दो p लेंगे तो तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। पहले दो ऑर्बिटल ले रहे थे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा था, अब तीन ऑर्बिटल ले रहे हैं तो क्या तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा? और हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि मिनिमम रिपल्सन हो। तो तीन ऑर्बिटल को सोच के बताओ किस तरह से रखा जाए कि मिनिमम रिपल्सन हो। भाई दो है तो दोनों को अपोजिट साइड रख दिया था, अगर तीन आएंगे तो क्या आपके पास 120 डिग्री पर रखा जाए, एक ऐसा रखा जाए, दूसरा ऐसा रखा जाए, और तीसरा ऐसा रखा जाए। आप सिंपल देखिए, पूरा सर्कल जब कंप्लीट करते कितना एंगल होता है? 360।
2 को रखना है तो कहां रखेंगे? 180 पे। अगर 3 को रखना है तो कहां रखेंगे? 120 पे। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना था तो कहां रखा था? 180 पे लीनियर। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 में बना तो कहां रखेंगे? 120 पे। तो 120 पे बनेगा। तो sp2 में जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp2 का हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अरेंज करता है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से आ गया। अपने आप को इस तरह से अरेंज करेगा कि मिनिमम रिपल्सन हो। अब आपने अभी तक रटा होगा कि sp2 का 120 होता है, क्यों? क्योंकि मिनिमम रिपल्सन करना है उसको। अब क्या ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्या ये 120 डिग्री पे हैं? और क्या इनका शेप मैं बोल दूं ट्राइगोनल प्लेनर? अच्छा, ट्राइगोनल प्लेनर क्यों? ध्यान से समझना। एक इस लाइन में है, एक इस लाइन में है, और एक इस लाइन में। क्या ये ट्राइंगल बन रहा है? अगर इसको बनाओगे तो क्या ट्राइंगल बन रहा है? और क्या एक प्लेन में है? भाई ये भी इसी प्लेन में ऑर्बिटल है, ये भी इसी प्लेन का ऑर्बिटल है, ये भी इसी प्लेन का ऑर्बिटल है। क्या ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है? अच्छा, अब ध्यान दो, ये अभी तक तो सब सही चल रहा था, 120 डिग्री 180 डिग्री बन रहा है। जब हम sp3 बनाएंगे तो क्या मुझे 3 p लेना पड़ेगा? तो क्या इस बार कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 4। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 4। तो चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल भी मैं बना देता हूं। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से रखा जाए कि मिनिमम रिपल्सन हो जाए? होना चाहिए था 90 डिग्री, भाई होना चाहिए। लेकिन आप प्लेन सोच रहे हो, प्लेन से बाहर भी तो जा सकता है। 90 डिग्री पर जब रखा गया तो बहुत रिपल्सन हो रहा था। चारों ऑर्बिटल को 90 डिग्री पर रखा गया तो काफी रिपल्सन हो रहा है। इधर चारों ऑर्बिटल को अगर इस तरह से रखा गया, खूब रिपल्सन हो रहा है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ऑर्गेनिक भी यही बोलता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या प्लेन से बाहर चला जाता है? यहां भी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो एक ऑर्बिटल है ये प्लेन से बाहर चला आता है। समझ में आया? अब sp3 प्लेन से बाहर चला आता है। कैसे आता है? ध्यान से देखिएगा। sp3 का मैं बना रहा हूं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर की तरफ रहेगा, दिस वन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर की तरफ रहेगा। जो सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ध्यान दीजिएगा, वो बाहर की तरफ आ रहा है, वो आपकी तरफ निकल रहा है। सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी तरफ निकल रहा है, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आपकी तरफ निकल रहा है। जो फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इमेजिन करिएगा, वो पीछे की तरफ जा रहा है, बोर्ड के पीछे की तरफ। इमेजिनेशन है टोटल। कैमरा का ट्राइपॉड स्टैंड देखा है आपने? 2 पैर आगे की तरफ होता है, एक पैर पीछे की तरफ होता है, और एक कैमरा ऊपर निकला होता है। ऐसा ही होता है कैमरा में। शादियों वादियों में देखा होगा आपने, 2 पैर आगे की तरफ निकला होता है, एक पैर उसका पीछे की तरफ हो रहा होता है, और एक कैमरा ऊपर की तरफ लग रहा होता है। ऐसा ही तो है ये। इस sp3 में जो 2 लोब्स, जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, दोनों आगे की तरफ निकल गए। एक जो लोब था वो ऊपर की तरफ लगा हुआ था, और जो सबसे लास्ट वाला लोब है वो पीछे की तरफ निकल रहा है, बोर्ड से पीछे की तरफ। इसीलिए बेटा जब आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक में, तो ऐसा बताया जाता है कि एक हाइड्रोजन तो ऊपर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ऐसा लग रहा है, और तीसरे हाइड्रोजन को वेज पे दिखा रहे थे आपकी तरफ, और चौथे हाइड्रोजन को अंदर की तरफ दिखा रहे थे डैश पे। यही बताया जाता है। ये वही sp3 ही तो है, ये वही sp3 है। 2 पैर आगे की तरफ है, एक पीछे की तरफ है, और एक ऊपर की तरफ है। क्या ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ या प्लेनर हुआ? प्लेन से बाहर आ रहा है ना, आपकी तरफ निकल रहा है, तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हुआ। दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो sp और sp2 में अगर आपसे बोला जाए, sp और sp2 में, तो क्या वो प्लेनर स्ट्रक्चर्स हैं? और sp3 को बोल दिया जाए तो क्या वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है? पूछा गया सवाल है विच इज प्लेनर एंड विच इज नॉन प्लेनर। तो sp और sp2 के सामने लिखेंगे दिस इज प्लेनर ज्योमेट्री। अभी मैं ज्योमेट्री और शेप का डिफरेंस भी बताऊंगा। प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, तो नाम में ही क्लियर है, तो जो प्लेनर है ज्योमेट्री। लेकिन क्या इसमें आगे की तरफ निकल रहा है और पीछे की तरफ जा रहा है? प्लेन से बाहर दोनों साइड निकल रहा है, तो क्या मैं इसको बोल दूं sp3 में? अच्छा, ये जो एंगल्स आता है, ये जो एंगल, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जाता है। ये जो एंगल आप बोल रहे हो 180 120, ये लॉजिकली दिख रहा है, बट जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है उसमें एंगल मेजर किया जाता है, और एंगल मेजर करके निकला sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट्स।
या फिर इसको शॉर्टकट में लिखो 109.5 डिग्री। 109 डिग्री पे सारे लगे होते हैं। 28 मिनट मतलब वो आधा डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 28 डिग्री का लगभग 30 डिग्री मान लो इसको, तो 30 डिग्री का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री। 60 मिनट 1 डिग्री, 30 मिनट आधा डिग्री, वही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या ये प्लेन से बाहर चला गया है तो मैं लिख दूंगा ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। दिस इज नॉन प्लेनर ज्योमेट्री sp3 में। अच्छा, ये जो शेप है, ये जो शेप है इसको थोड़ा इमेजिन करना है ध्यान से, बोर्ड पे देखना। अभी ये जो शेप है इसमें एक तो ऐसा निकल रहा होगा ऊपर की तरफ, ये दोनों बेटा बाहर की तरफ आ रहे होंगे, और इसमें से एक बेटा पीछे की तरफ जा रहा होगा। समझ में आया? अब मैं इसको मिला देता हूं बस। मैं सारे जो इसके एंड्स हैं, सारे एंड्स को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। सारे एंड्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो देखो ये ऊपर से मिला दिया हमने, यहां भी ऊपर से मिला दिया हमने। अब देखो बोर्ड पे, क्या ये, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला जो है, क्या ये एक फेस की तरह काम कर रहा है? दिस इज वन फेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्या ये एक फेस समझ में आ गया है? क्या ये एक फेस, पहले ऐसे मिला दो, क्या ये इसको और इसको मिलाया तो क्या ये एक फेस नजर आ गया है? दिस इज वन फेस, टेट्राहेड्रल का वन फेस। अब मैं दूसरी साइड जा रहा हूं, सेकंड साइड, तो क्या आपको दूसरा फेस नजर आएगा इस टेट्राहेड्रल का? क्या मैं दूसरी साइड जा रहा हूं तो मुझे दूसरा फेस नजर आएगा इस टेट्राहेड्रल में? सेकंड फेस नजर आया। कैसे फेस नजर आओगा, ध्यान से देखना बोर्ड पे। एक फेस इस टिल्टेड डायरेक्शन में जो बाहर की तरफ निकल रहा है वो, एक दूसरे साइड से बाहर निकल रहा है ये, एक इसके पीछे होगा जो इसको कवर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो क्या 3 फेस दिख गया? एक ऐसा, एक ऐसा, और एक उसके पीछे, 3 हो गया। और चौथा फेस जिसपे खड़ा है, जिसपे खड़ा है बेस, तो इसके कितने फेस हो गए? 4 फेस हो गए। इसी को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। हेड्रल का मतलब फेस। व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल? 4 फेस है। जब ये स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करोगे तो यहां से 4 फेस निकल के आता है, और चारों के चारों फेस सेम होते हैं। एक साइज, एक डायमेंशन, एक एंगल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। जैसा ये फेस है वैसा ही ये फेस है, वैसा ही पीछे वाला है, और वैसा ही नीचे वाला है। प्रिज्म देखे हो आप लोग, वही है ये प्रिज्म। देखे हो आप लोग, सेम सिमिलर टाइप का होता है, जैसे आगे की तरफ है वैसे ही पीछे की तरफ, वैसे ही नीचे होता है। तो इट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब हो जाता है 4 फेस। टेट्राहेड्रल का मतलब सिंपली हो जाता है 4 फेस। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 फेस हो। और ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। क्यों? क्योंकि प्लेन से बाहर आ रहा है। एंगल कितना बोलोगे? 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर 109.5 डिग्री। अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, आपने sp हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, sp2 देख लिया, sp3 देख लिया। अब आप जा रहे हो sp3d देखने। sp3d जब स्ट्रक्चर बनता है तो एक s 3p और एक d से बनता है। एक s 3p और एक d से बनता है। और जो d हम लेते हैं, ध्यान देना है, याद रखना है, dz स्क्वायर लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी समझ आएगा स्ट्रक्चर में। तो जब हम sp3d लेते हैं ना, तो एक लोब्स को इस तरह से रखा जाता है। अच्छा, sp3d ऐसे ध्यान रखना है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे। अब 4 के बाद से जब आप देखना स्टार्ट करोगे, 5 है इसमें, आप इसको ऐसे इमेजिन करके देखना चालू करो, 3 + 2। 5 है इसमें, आप इसको ऐसे इमेजिन करके देखना चालू करो, 3 + 2। क्या 3 वाला आपने देख रखा है? 3 वाला कैसा होता है? क्या आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर होता है? एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आ जाएगा, एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा, एक इस। 3 में ऐसे ही लिखा था, 3 में ऐसे ही लिखा था। अब 2 और बचा हुआ है। 2 वाला क्या लीनियर होता है? 2 वाला क्या लीनियर होता है? तो रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, ये मान लो ये ट्राइगोनल प्लेनर है,
ये मान लो आपके पास ये प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। एक पेज दो, चाहे इसका रफ पेज निकालो, पढ़ दे। रुक जाओ, पेज फाड़ना नहीं था बेटा, इसी में रखना है। रुको, देखो बोर्ड पे, देखो ध्यान से बोर्ड पे। क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा होगा? एक ही प्लेन में है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर पड़ा है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर पड़ा है, और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर पड़ा है। सबसे मिनिमम रिपल्सन यही है ट्राइगोनल प्लेनर का। अब जो बाकी के दो हैं, क्या एक ऊपर की तरफ आ जाएगा प्लेन से बाहर आपकी तरफ, एक लोब आपकी तरफ और दूसरा लोब पीछे की तरफ निकल रहा है। तो sp3d ऐसा ही होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, एक लोब उससे परपेंडिकुलर आपकी तरफ, एक लोब परपेंडिकुलर पीछे की तरफ। इसीलिए 3+2 में देखते हैं। 3 का मतलब हो गया आपके पास, 3 का मतलब हो गया एक ऑर्बिटल बेटा इस डायरेक्शन में आ रहा है 120 पे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा लोब इस तरफ आ रहा है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये तीसरा लोब बेटा इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ऐसा बन गया? अब इसके दो ऑर्बिटल जो होंगे, क्या इस प्लेन के ऊपर आ रहे होंगे ऐसे? तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन से ऊपर बना दो, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। कुल मिला के आपको ये दिमाग में नहीं रखना है, आपको ऐसा दिमाग में रखना है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर नजर आ गया? क्या एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नजर आ रहा है? क्या एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ नजर आ रहा है? दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल तो प्लेन में है, क्या एक पिरामिड ऊपर, क्या एक पिरामिड नीचे? तो दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको लिखते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीबीपी ज्योमेट्री। अब यहां पे एंगल सोचना, ध्यान से एंगल सोचना। अगर 3 था पहले, तो क्या इसमें एंगल 120 है? सारे एंगल 120 है इसमें, इन दोनों लोब्स में भी 120 है, इन दोनों लोब्स में भी 120 है, और इन दोनों लोब्स में भी 120 है। तो 3 120 डिग्री एंगल आपको नजर आ गए होंगे, 3 120 डिग्री नजर आ गए होंगे। तो लिख दो जो नजर आ गए, 3 है 120 डिग्री। इसमें देख लो, क्या एक ये वाला है, क्या एक ये वाला है, और क्या एक ये वाला है? आए समझ में? 3 120 डिग्री। अब देखो पिरामिड, एक पिरामिड ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। अभी देखना, एक पिरामिड ऊपर की तरफ 90 डिग्री एंगल विजुअलाइज करना है। क्या ये पिरामिड इस वाले लोब के साथ भी 90 है? देखो ये पिरामिड इस वाले के साथ भी 90 है, ये पिरामिड इसके साथ भी 90 है, ये पिरामिड इधर भी 90 है। तो क्या एक पिरामिड 390 बना रहा है? क्या सेम नीचे वाला पिरामिड भी बनाएगा 390? 90 एक बार वापस इमेजिन करो, ये देखो, ये 120 तो आपको नजर आ गया कि इसमें 3 120 डिग्री नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ से 120, 3 120 नजर आ रहा है। अब 90 इमेजिन करो, ये 120 का है, इसमें से मैंने एक पिरामिड निकाला, तो क्या ये पिरामिड इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो इस पूरे प्लेन में जितने ऑर्बिटल हैं उन सबके परपेंडिकुलर है। तो ये पिरामिड इसके परपेंडिकुलर भी है। अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो क्या आपको 90 डिग्री एंगल दिख रहा है? ये वाला। अगर मैं इसको यहां लगा दूं तो क्या ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है? अगर मैं यहां लगा दूं तो ये 90 डिग्री एंगल दिख रहा है इधर, दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहां पे एक पिरामिड एक साइड से 390 डिग्री बना रहा है, तो क्या पीछे भी एक पिरामिड है, तो क्या 690 डिग्री बना देगा? तो दिस इज 690 डिग्री। 3 120 डिग्री एंगल होते हैं, 6 इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। एक और, क्या दोनों जो ऊपर नीचे आ रहे हैं, क्या उनमें 180 डिग्री एंगल है? जो पिरामिड एक ऊपर और एक नीचे आ रहा है, तो क्या वो लीनियर हो गया? तो इसमें एक 180 डिग्री एंगल भी पाया जाता है। तो इसमें 3 तरह के एंगल होते हैं, इसमें 3 तरह के एंगल होते हैं, और इसको क्या बोल दिया गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी लास्ट में डेफिनेशन लिखाऊंगा, रेगुलर और नॉन रेगुलर ज्योमेट्री 2021 में पूछा गया था। रेगुलर कौन है, नॉन रेगुलर कौन है? जिसमें सारे एंगल सेम हैं वो क्या है? रेगुलर। एंगल अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं, नॉन रेगुलर या इरेगुलर ज्योमेट्री भी उसको बोलते हैं। समझ में आया? अभी लिखवाऊंगा उसको। तो यहां पे 3 तरह के एंगल हो गए।
अच्छा, क्या इसमें भी प्लेन से बाहर और प्लेन, दो दो प्लेन से बाहर जा रहे हैं, तो क्या ये भी नॉन प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगा? तो प्लेनर तो केवल यही दोनों है, बाद बाकी सारे नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन आया, फिर sp2 आया, फिर sp3 आया, फिर sp3d आया। अब आगे दो और है, पहले ये लिख लीजिए फटाफट से। क्या बता रहा हूं, इसके बाद वाली स्लाइड में पूरा फेज सब एक साथ। हाँ, गर्मी लग रहा है, एसी नहीं चल रहा है? क्लास में एसी नहीं चल रहा है? उसको लगा दो, लगे हो? हाँ भाई, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्यों आया था मॉलिक्यूल में, ज्योमेट्री क्यों आया था? रिपल्सन मिनिमम। ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो मिनिमम रिपल्सन वाली स्ट्रक्चर होती है। ऐसे एसपी बहुत सारे बना सकता है, sp2 बहुत सारे बना सकता है, बट ज्योमेट्री उसी को बोलते हैं जहां पे मिनिमम रिपल्सन। हो गया? चलो, थोड़ा आप लोग गैप दे दे के लिखना ताकि आपका स्ट्रक्चर आ जाए सामने सामने। आपकी संडे को टेस्ट है, सैटरडे को? संडे को टेस्ट है ना? एमओटी तक आ रहा है, हो जाएगा, टेंशन ना लो। तुम्हारे नोट्स में जो है उसी के सवाल है, टेंशन ना लो। हाँ हाँ, तो जो नोट्स में है जहां तक पढ़ाया जाएगा वहीं तक क्वेश्चन आएगा। अब एक साथ दो बैच तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। आज से मुझे स्टार्ट करना था, अभी मुझे 1 बजे फोन आया कि अभी क्लास है, उससे पहले मुझे पता नहीं था, मुझे लगा इस वीक छुट्टी है। आज बैच 2 में कितनी क्लासेस हुई? ये आंसर आ गए थे, नहीं आए थे? आ गए ना? ओके, हाँ तोड़ दो, सब तोड़ दो यहीं पे। आज पूरे वेदांतु के स्टाफ शॉक में है। सर आप टी शर्ट में आ गए हो, आपने टी शर्ट पहन लिया, बताओ। अच्छा, बाउंसर रोक लिया मुझे इसलिए? नहीं नहीं भाई, वजह कुछ दूसरा है। वजह ये है कि जो मेरा प्रेस करता है वो छुट्टी पे है। शादी कर लें और तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी करने के बाद तुम्हें प्रेस किया हुआ कपड़ा मिलेगा? बेटा तुम्हें करके देना पड़ेगा, है ना? शादी वादी नहीं करना चाहिए। शादी के पहले क्या होता है कि अपना खुद का कपड़ा प्रेस करने का ही टेंशन रहता है, शादी के बाद 2 लोगों का करना पड़ेगा, खुद का करना है, सामने वाले के भी करके भी देना है। आजकल माहौल बदल गया है, तुम्हें नहीं पता है क्या? इंस्टाग्राम चलाया करो, देखा करो जरा। डिमांड हमेशा ही ज्यादा होता है यार, गर्ल्स आर डिमांडिंग, यू डोंट नो।
होती हैं, और करना भी चाहिए कभी कभी, तो मुझे लगता है दया आ जाता है कभी कभी, कर देना चाहिए डिमांड पूरा। करोगे तो ही खुश रहोगे, नहीं करोगे तो बस ठीक है। डिमांड पूरे, है ना। बैठो भाई बैठो। हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, D2sp3 कोऑर्डिनेशन में यहां नहीं आता, केमिकल बॉन्डिंग में इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। वो तब होगा जब पेयरिंग होगी, जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल खाली होगा। इन केसेस में नॉर्मल जो कंपाउंड्स होते हैं वो पेयरिंग नहीं करा पाते। DsP2 और D2sp3 दो होते और हैं, तो यहां नहीं। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लॉजिकल चैप्टर है ना। वो समझ आ गया तो आपको इनऑर्गेनिक समझ आ गया। कोऑर्डिनेशन और एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, है ना। और DNF ब्लॉक तो ठीक है, वो तो किसी को नहीं आता समझ में। सॉल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो तो पहला साल था तो थोड़ा आसान दे दिया। वो तो सीधा सॉल्ट एनालिसिस का जो शॉर्ट ट्रिक है उससे बन गया था। चले आगे करें, जल्दी करो भाई। जैसे हमने sp3d में 3+2 देखा है, वैसे ही sp3d2 में 4+2 में देखेंगे। ठीक है, sp3d में आपने 3+2 देखा, वैसे ही sp3d2 में आप 4+2 करके देखोगे, और वैसे ही sp3d3 में आप 5+2 करके देखोगे। sp3d2 स्ट्रक्चर आप समझते हैं। sp3d2 स्ट्रक्चर 6 ऑर्बिटल्स है, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp3d2 में। देखो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, क्या 6 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। अच्छा एक और चीज ये रह गया, dz स्क्वायर क्यों, वाई dz स्क्वायर sp3d में। क्योंकि dz स्क्वायर आपको पढ़ाया था, कुछ ये इस तरह का ऑर्बिटल होता है और इसके चारों तरफ बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही होती है, पढ़ाया था ना। तो dz स्क्वायर एक लीनियर ऑर्बिटल है ना, तो sp3d में कौन सा ऑर्बिटल चाहिए, लीनियर वाला, इसलिए बेटा dz स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जो जो लोब्स होते हैं क्या वो लीनियर लोब्स बना रहे हैं 180 डिग्री, वो जो एंगल आया है 1, इसलिए बेटा वहां पे dz स्क्वायर को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। dz स्क्वायर क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास लोब्स बन रहे हैं वो लीनियर बन रहे हैं, इसलिए हमने 5d लोब्स में से एक लीनियर वाला लोब लिया। नेक्स्ट, बाकी ओवरऑल रट नहीं है। अब आ जाओ sp3d2 देखते हैं, बोर्ड पे देखो सब लोग। sp3d2 sp3d2 स्ट्रक्चर में बेटा क्या एक s 3p और 2d, कौन से 2d लेंगे, dz स्क्वायर तो लेंगे ही, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी लेते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बेटा हम लोग एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स लेते हैं, हमने ऑर्बिटल कर रखा है बेटा, ये एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स को लिया जाता है। sp3d में भी अगर लेने की बारी आई थी तो एक्सियल ही लिया था, dz स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या यहां पे 6 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हैं, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो उसको 4+2 में इमेजिन करना है। सबसे पहले 4 ऑर्बिटल, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से रखा जाए कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आए। 5 तक तो हमने देख लिया, ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 को 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया। 6 को रखने का सिंपल तरीका है, स्क्वायर रखिए सबसे पहले, तो स्क्वायर पे रख दीजिए, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे ऐसे सजा दिया, मतलब एक ऑर्बिटल बेटा इधर रखा है, दूसरा ऑर्बिटल इधर रखा है, तीसरा ऑर्बिटल इधर रखा है, और चौथा ऑर्बिटल इधर रखा है ना। 4 ऑर्बिटल को हमने ऐसे सजा दिया। अब एक जो ऑर्बिटल है क्या वो प्लेन से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और जो दूसरा ऑर्बिटल है बेटा वो प्लेन के नीचे की तरफ आ रहा है। 4+2 में 4 तो क्या हो गए, स्क्वायर में सजा दिया, 4 स्क्वायर में हो गए, और 2 में से एक ऊपर और एक नीचे। तो यही ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सबसे कम रिपल्सन आता है।
क्यों ऑक्टाहेड्रल, क्यों 4+2 देख रहे हैं? क्योंकि यही स्ट्रक्चर में पाया गया कि ये सबसे मिनिमम रिपल्सन कर रहा है, और मिनिमम रिपल्सन का मतलब मैक्सिमम स्टेबल। तो 4+2 वाले में आप सिंपली देखेंगे, आपके पास बेटा बनेगा स्क्वायर। स्क्वायर में क्या आपके पास ये सेंटर है, और सेंटर से बेटे 4 कॉर्नर तक जाने का ऑप्शन है। चारों कॉर्नर की तरफ एक एक लोब्स हम रख देते हैं, चारों कॉर्नर की तरफ हम लोग एक एक लोब्स रख देते हैं। ऐसा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा आ गया। फिर देखो दूसरे साइड पे हमने दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल रखा, सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसा रख दिया। थर्ड साइड पे बेटे हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा रखा, तो थर्ड साइड पे बेटा हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा रख दिया है। फोर्थ साइड पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो फोर्थ साइड की हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने ऐसा रख दिया। चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे सजा दिए ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। पांचवा और छठा हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस स्क्वायर प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर के डायरेक्शन में होगा। जो सबसे नीचे जो लास्ट वाला है वो स्क्वायर प्लेन से नीचे की तरफ हो रहा होगा। इस तरह से बेटा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, स्क्वायर प्लेन से नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, इसमें अब आपको बस एंगल इमेजिन करना है, ध्यान से देखिएगा। फिर से पेज लास्ट वाला दो। स्क्वायर प्लेन में 90 डिग्री होगा, ये तो दिख ही रहा है, स्क्वायर है तो 90 ही होगा। देखो ध्यान से, स्क्वायर प्लेन हमने लिया था, और स्क्वायर प्लेन में 4 लोब्स को सबसे पहले चारों स्क्वायर पर रख दिया था ताकि मिनिमम से मिनिमम रिपल्सन है। एक लोब इधर, एक लोब उसके अपोजिट डायरेक्शन, मिनिमम रिपल्सन हुआ। एक लोब इधर और एक लोब इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी मिनिमम रिपल्सन हो गया। 4 लोब। आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है, पढ़ा है क्या? स्क्वायर के डायगोनल्स जब सेंटर पे मिलेंगे तो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हुआ, ये दोनों ऑर्बिटल भी 90 डिग्री पे कट करेगा, ये नीचे वाले दोनों ऑर्बिटल भी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, और लेफ्ट वाले भी 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो स्क्वायर के सेंटर पे क्या 4 90 डिग्री दिख गया? स्क्वायर के सेंटर पे जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में 4 90 डिग्री दिख गया। तो मुझे सबसे पहले 4 90 डिग्री दिखा, कहां पे? सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो 4 90 डिग्री यहां पे दिख गया। अब समझो, स्क्वायर के एक ऊपर ऐसे लगाया होगा, स्क्वायर के ऊपर लगाया होगा, तो क्या ये पूरे स्क्वायर के परपेंडिकुलर है? तो इस स्क्वायर में 4 लोब हैं, चारों के परपेंडिकुलर है, तो ये इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है, इसके साथ भी 90 है, और इसके साथ भी 90 है। चारों लोब्स के साथ 90 है। तो जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर है वो क्या 4 90 बना रहा है, और जो नीचे वाला होगा वो भी 4 बनाएगा। तो ऊपर वाला जो है 4 90 जो बना रहा है वो बना रहा है बेटा अपवर्ड परपेंडिकुलर। जो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर है वो 4 90 डिग्री बना रहा है, और जो नीचे वाला होगा वो भी तो 4 बनाएगा, जो नीचे वाला है वो भी तो 4 90 डिग्री बनाएगा डाउनवर्ड। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल इसको बोला जाता है बेटा, इस पूरे शेप को 2 नाम दिया जाता है, मैं लिखूंगा, इस पूरे शेप को 2 नाम दिया जाता है, ऑक्टाहेड्रल, या फिर क्या इसको आप बोल सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट ज्यादा पॉपुलर नेम जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल हमने पढ़ रखा है, ऑक्टाहेड्रल भी वैसे ही होता है। टेट्राहेड्रल आपने पढ़ रखा है, टेट्राहेड्रल में कितने फेस? 4 फेस। ऑक्टाहेड्रल में कितने फेस होंगे? 8 होंगे। अब जरा बोर्ड पे देखना सब लोग, ये मैंने टेढ़ा सा स्क्वायर बना दिया, इस एक परपेंडिकुलर में ऊपर की तरफ बना दिया, बस अभी ऊपर वाला परपेंडिकुलर फोकस करना है। अब देखो इसको इधर से जोड़ दो और इधर से जोड़ दो, क्या एक फेस आपको दिखा? भाई एक फेस इस डायरेक्शन में दिख गया होगा। अगर मैं इधर से जोड़ा तो सामने वाला फेस नजर आया होगा। अगर मैंने राइट हैंड साइड वाले से जोड़ दिया तो एक फेस इधर से नजर आया, एक फेस इसके पीछे की साइड से होगा। जरा मैं इसको मार्क कर देता हूं और क्लियर समझ आएगा। देखो एक वाला ये वही है बेटा, जब आप जाओगे कॉलेज वॉलेज में तो बेटा जाओगे पहाड़ों में, है ना, दोस्तों के साथ, और पहाड़ों में जाओगे तो ऐसे कैंपिंग करनी होती है,
तो कैंपिंग में क्या होता है बेटा, चारों तरफ वो बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं, है ना, और ऊपर ऐसे, बाकी वो एक ही लोगों के सोने का होता है ना। तो तुम खुश मत हो जाओ कि सर हम तो भाई साहब क्या ही कर लेंगे जिंदगी में, है ना। नेक्स्ट, कभी कभी पहाड़ों में बेटा उड़ भी जाता है, जब बहुत ज्यादा होगा ना, काम चल जाएगा तुम्हारा। गधे, क्या आपको दो फेस नजर आया? क्या एक फेस सामने वाला नजर आ रहा होगा, एक फेस ये सामने वाला भी नजर आ रहा होगा? तो टोटल अभी तक कितने फेस नजर आए? 3, और एक तरफ से पीछे है ना, तो 4 फेस नजर आया। तो ऊपर वाले परपेंडिकुलर ने कितने फेस बनाया? 4। नीचे वाला कितना बनाएगा? टोटल कितना बना गया? कितने हो गए? ऑक्टाहेड्रल हो गया क्या? जैसे 4 है वैसे ही नीचे भी 4 हो जाएगा, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 फेस होता है, 8 फेस। जैसे टेट्राहेड्रल में चारों फेस सेम साइज, सेम डायमेंशन, सेम एंगल का था, वैसे ही ऑक्टाहेड्रल में भी सारे साइज सेम डायमेंशन, सेम साइज और सेम बॉन्ड एंगल का होगा। तो 8 फेस हो गया। अच्छा, अब बताओ क्या ये प्लेन से बाहर और प्लेन से दोनों तरफ बाहर जा रहा है? परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। तो क्या ये प्लेनर बोल दूं, नॉन प्लेनर बोल दूं? तो यहां लिख लो बेटा, ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री है। sp और sp2 को छोड़ दिया जाए तो सारे क्या होते हैं? नॉन प्लेनर। चाहे ऑर्गेनिक पढ़ो चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ो, sp या sp2 ही प्लेनर होते हैं, बाद बाकी सारे नॉन प्लेनर हो जाते हैं। टोटल 90 डिग्री एंगल जो है इसमें कितने हो जाते हैं? 12। टोटल 90 डिग्री एंगल 12 हो जाते हैं, ठीक है ना। सिमेट्रिकल होता है ये, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बोला जाता है। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, जैसा ऊपर की तरफ बन रहा है वैसा ही नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है, तंबू की तरफ, है ना, जैसा ऊपर बन रहा है वैसे ही नीचे बन रहा है। चलिए, तो ये हो गया नॉन। अच्छा, ये रेगुलर कैटेगरी में आएगा, इर्रेगुलर में आएगा? रेगुलर है भाई, सारे 90 डिग्री हैं, ऑल 90 डिग्री एंगल्स हैं, रेगुलर है। अच्छा, एक और चीज, हाँ 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 हाँ, मुंह बंद करिए। क्या ये लोब्स में 180 डिग्री एंगल दिख रहा है इन दोनों में? क्या यहां पे भी इन दोनों में 180 दिख रहा होगा? और क्या बेटा ऊपर नीचे वाले में भी 180 दिख रहा होगा? तो क्या 3 180 डिग्री भी दिख रहा है? तो यहां पे 180 भी दिखते हैं, बट 180 बोला नहीं जाता, ये हमने अपनी तरफ से देख लिया, बट 180 डिग्री एंगल इसमें लिखा नहीं जाता है। 3 180 डिग्री प्रेजेंट, बट इसमें 90 डिग्री ही बोला जाता है, 180 डिग्री नहीं देखते हैं इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको रेगुलर की कैटेगरी में डालते हैं, 12 90 डिग्री एंगल होगा, बट लिखने के लिए लिख लीजिए 3 180 डिग्री भी पाए जाते हैं। अब लास्ट केस है, ये मैं ऑक्टाहेड्रल ये मिटा रहा हूं, लास्ट केस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहे तो बना सकते हैं, बट ठीक है, इतने समझदार तो आप हो ही गए हो। अब देखो, आपके पास लास्ट केस जो आता है, क्या उसमें 7 ऑर्बिटल आ रहा है sp3d3 में, है ना, एक s 3p और 3d आ रहा है, लेकिन कौन सा 3d आ रहा है? dz² प्लस dx² माइनस y² प्लस dxy। अच्छा, एक और चीज, यहां पे ऊपर वाले में क्यों dz² ही लिया और क्यों dx² माइनस y² ही लिया? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या स्क्वायर है? स्क्वायर में इधर और इधर रखे थे डायगोनल पे, तो क्या dx² माइनस y² वाला ही तो बन रहा है बेटा, एक्सिस पर ही तो बन रहा है सारे के सारे। भाई सारे बॉन्ड कहां बन रहे हैं? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री वाला कौन सा डी ऑर्बिटल है? dx² माइनस y²। भाई एक्सियल ऑर्बिटल कौन से है? dx² माइनस y²। और क्या एक प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे भी जा रहा था, तो क्या ये dz² कवर कर लेगा? देयरफॉर ये dx² माइनस y² और dz² कवर करता है, ठीक है। चूंकि इसमें 90 डिग्री एंगल होता है, 90 डिग्री वाला कौन सा एक्सिस है डी में? dx² माइनस y², और परपेंडिकुलर बना रहा है, तो क्या ये dz² बना रहा है? तो इट इज सिंपली dz² माइनस y² और dx²। अब इसको समझो, क्या इसको तोड़ के आप 5 + 2 में तोड़ सकते हो? 5 क्या पेंटागन बनता है? 5 वाला अगर आपको पता हो तो पेंटागन बनाता है भाई, 3 वाला ट्रायंगल, 4 वाला स्क्वायर, तो 5 वाला क्या बना लेगा? पेंटागन। अब देखो, पेंटागन में क्या एक लोब तो इधर रख दोगे, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर रख दोगे, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां रख दोगे, चौथा यहां रख दोगे, और 5वां यहां रख दोगे।
जैसा स्क्वायर का डायगोनल 90 डिग्री पे कट करता है, क्या यहाँ पे 72 डिग्री पे कट करता है? पेंटागन 72 डिग्री पे कट करता है, तो पेंटागन में जो एंगल्स होंगे क्या सारे के सारे 72 हो जाएंगे? 72। अब 5 तो हमने रख दिया, बाकी कितने बचे? 2 और बचे हैं। क्या एक ऊपर की तरफ चला जाएगा और क्या एक नीचे की तरफ चला जाएगा? तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वो अलग है। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, ये अलग है। पीबीपी ज्योमेट्री। अब एंगल समझो, एंगल समझो, एंगल समझो। हाँ हाँ हाँ, दे दो 3 पेज खराब हुआ, कोई बात नहीं, फिर से। देखो, पेंटागन है, पेंटागन के जो सारे एंगल आपको दिख रहे होंगे, क्या है? 72 दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, सारे 72 हो गए। पेंटागन के डायगोनल कहां कट करते हैं? 72 डिग्री पे, डायगोनली 72 डिग्री। क्या एक परपेंडिकुलर ऐसे लग जाएगा अब, और एक परपेंडिकुलर पीछे की तरफ, नीचे की तरफ? अब 90 डिग्री देखो, क्या ये पांचों के साथ पर 90 डिग्री बना रहा होगा? जैसे स्क्वायर में चारों के साथ 90 बना रहा था, ट्रायंगल में तीनों के साथ 90 बना रहा था, क्या इस बार पांचों के साथ 90 बनाएगा? तो ऊपर से 5 90, नीचे से 5 90, कितने हो गए? 10 90 हो गए। और 72 डिग्री कितने हैं? 5। यही है, तो लिख लो यहां पे 10 तो 90 डिग्री है, 10 तो एंगल इसमें 90 डिग्री आ रहे हैं, 5 ऊपर और 5 नीचे, और आपके पास 5 जो है वो 72 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और इसमें एक जो है 180 डिग्री भी आ रहा है, ऊपर और नीचे वाले में देखेंगे तो 180 डिग्री एंगल आ रहा है, लीनियर। तो इसमें 3 तरह के एंगल हो गए। क्या ये रेगुलर रहा कि इरेगुलर रहा? इरेगुलर में चला गया। पेंटागोनल बाइपिरामिडल पीबीपी। ठीक है, हाँ रेगुलर होगा, क्योंकि उसमें 180 डिग्री एंगल देखते नहीं है, 90 ही देखते हैं। ये जितने भी मैं 180 डिग्री आपको बता रहा हूं, ये जस्ट आसान करने के लिए बता रहा हूं, 180 डिग्री देखा नहीं जाता। ठीक है, हो गया? आप लिख लिया आपने? तो ये अभी एक कॉन्साइज करके लिख लेते हैं अगले स्लाइड पे, पहले ये लिख लीजिए फटाफट से। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम रिपल्सन पे अरेंज कर लेता है अपने आप को। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बता देता है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को कहां अरेंज कर लेता है? मिनिमम रिपल्सन पे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की टेंडेंसी होती है, रिपल्सन तो कोई करना नहीं चाहेगा,
मिनिमम रिपल्सन। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे कंपाउंड्स का, और वो आसान है। ऑर्गेनिक में तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला होगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर करके, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करोगे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। वहां तो sp3 तक ही पढ़ाते हैं, है ना, इसीलिए इनऑर्गेनिक और अच्छा होता है, ज्यादा पढ़ाते हैं। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे रिवर्स स्टेप। फिजिकल भाई आते ना, फिजिकल तो आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, अच्छा लगता है फिजिकल? फिजिकल फिजिक्स से मिलता जुलता है ना, तो आप लोगों का तो दुखती रग है फिजिक्स, पता नहीं क्यों, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है तो। मैंने देखा था किशोर सर पढ़ा रहे थे रेन मैन प्रॉब्लम, छाता लेके भाग रहे थे, बस वही प्रॉब्लम है, अकेले भाग रहे थे। मैं कोटा में जब पढ़ता था तो लड़के गर्मी बरसात और जाड़ा हो, कोई भी सीजन हो, छाता रखते थे। कब जरूरत पड़ गया पता नहीं, है ना। बारिश हुआ सबसे पहले क्लास के आगे खड़े हुए, सर अभी जाना है, जल्दी जाना है। क्यों? जैसे ही देखे अच्छा किसी को छाते की जरूरत है, आई कैन, चलो मेरे साथ में छोड़ देता हूँ, है ना। फिर उस छाते के अंदर बहुत सारी कहानियां बन जाती थी। कोटा में होता था, पता नहीं यहाँ का क्या सिस्टम है। यहाँ अलग सिस्टम, पता नहीं, यहाँ लाइब्रेरी होता है सिस्टम। ये देखो ये ट्राइड एंड टेस्टेड लड़का बैठा हुआ है, देख रहे हो। चलो नेक्स्ट, पढ़ाई करें आगे, हो गया ना। चलो अब एक जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट, एक नोट लिखना है जिसमें रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री को मैं अभी डिफाइन करूंगा, उसके बाद रिकैप और फिर क्वेश्चंस। करें रिकैप, चलो लिखो। अगर आपके पास बेटे, अगर आपके पास ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है, उसको बोल दिया जाता है बेटा स्टीरिक नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो मैं बोल रहा हूं दो, शांत शांत, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैं बोल रहा हूं दो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मैं बोल रहा हूं तीन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल चार, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 5, 6 और 7। ये जो नंबर है इसी को बोल दिया जाता है स्टीरिक नंबर। अगर दो स्टीरिक नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp हाइब्रिडाइजेशन था क्या? अगर 3 था तो sp2 हो गया था 4 वाले में, और 5 स्टीरिक नंबर पे, और 6 स्टीरिक नंबर पे, और 7 वाले में sp3d3 था। अब जब जब हाइब्रिडाइजेशन आया क्या ज्योमेट्री दे गया? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अपने आप को, हाइब्रिड ऑर्बिटल को मिनिमम रिपल्सन में अरेंज करता है, और मिनिमम रिपल्सन में अरेंज करेगा तो ज्योमेट्री दे देगा। ये मिनिमम रिपल्सन पे अरेंज करके क्या लीनियर ज्योमेट्री दे दिया? क्या ये ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 वाले ने ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री दिया था। sp3 ने अरेंज करके चारों सेम फेस टेट्राहेड्रल दे दिया था। sp3d वाले ने क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और sp3d2 वाले में क्या, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल भी होता है बट बोला क्या जाता है उसको मेनली ऑक्टाहेड्रल। और ये वाला पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा टीबीपी बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा पीबीपी बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जब आपके पास था एंगल की बात करें, अगर ज्योमेट्री में एंगल की बात अगर हम कर लें तो क्या लीनियर वाले में 180 था? क्या यहां पे 120 एंगल था? दो या तीन? तीन। जब आपके पास टेट्राहेड्रल था तो क्या 109.5 था? कितने? 4 थे ना, चारों बॉन्ड के बीच में 4 बॉन्ड एंगल। sp3d में क्या 120 डिग्री और 90 डिग्री भी था? 120 डिग्री 3, 90 डिग्री कितना? 6। ऑक्टाहेड्रल में 90 डिग्री था, क्या बेटा 12? और यहां पे 72 डिग्री और 90 डिग्री था,
क्या ये 5 और क्या ये 10? 180, यहां पे D3 है। 180 डिग्री एंगल भले ही हमने देख लिया, बट उसको लिखते नहीं है। अब ध्यान से देखिए बोर्ड पे, क्या इसमें सारे के सारे एंगल सेम है? क्या इसमें भी सारे सेम है? क्या इसमें भी सारे सेम है? क्या इसमें भी सारे सेम है? तो जिसमें भी एंगल सेम आ रहा है उसको बोला जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। जिसमें भी एंगल सेम आ रहा है उसको लिख दिया जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री में क्या ऑल बॉन्ड एंगल्स आर सेम? सारे के सारे बॉन्ड एंगल्स सेम माने जाएंगे? सोचिए ये क्वेश्चन आ गया था, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन छोड़ के छोटा सा डेफिनेशन। इररेगुलर ज्योमेट्री में क्या मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल आ गया? इररेगुलर ज्योमेट्री में एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड एंगल है, मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल। क्या सारे बॉन्ड एंगल सेम होने पे रेगुलर? अच्छा कौन कौन बोल दे रेगुलर में? क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर बोल दिया जाएगा, sp2 रेगुलर है, sp3 रेगुलर है और sp3d2 रेगुलर है। ये वाला sp3d और sp3d3 क्या इरेगुलर में चला जाएगा? एक से ज्यादा तरह के बॉन्ड एंगल आ गए हैं। हाँ, क्या वाला में? हाँ, 6 कैसे होगा? 4 होगा। पेन दो, लिख लो तुम, लिख लो तुम। देखो sp3 में क्या ऐसा एक ऐसे बनता है, एक आपकी तरफ बनता है, दो आपकी तरफ निकल गया, और एक नीचे की तरफ पीछे की तरफ निकलता है, ऐसा ऐसा रहता है sp3। दो आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, यही है sp3। अब देखो, एक बॉन्ड एंगल ये वाला है इन दोनों के बीच में, एक, क्या ये दो बॉन्ड एंगल आया? दूसरा, क्या इधर और इधर वाले में तीसरा बॉन्ड एंगल? 3 हो गया। अच्छा एक ये भी जोड़ रहा हूं, ओके, एक ये भी बॉन्ड एंगल आ रहा है, एक ये भी बॉन्ड एंगल आ रहा है, एक ये भी बॉन्ड एंगल आ रहा है, 3, और ये इधर से टोटल 6 आ रहा है। कैसे आया 6? देखो ध्यान से, कैसे आया 6? देखो ध्यान से। क्या एक बॉन्ड एंगल ये वाला है, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है? क्या एक बॉन्ड एंगल ये वाला है? क्या एक बॉन्ड एंगल ये ब्लैक वाला और ये ब्लैक वाले में है इधर से, ये बॉन्ड एंगल? तो क्या 3 हो गए? क्या एक बॉन्ड एंगल ये भी तो है? 4। क्या एक बॉन्ड एंगल ये भी तो है? 5। क्या एक बॉन्ड एंगल ये भी तो है? 6। तो sp3 में आपके पास 6 बॉन्ड एंगल्स आ जाएंगे। इसको 4 के हटा के 6 कर दीजिए। चलो 6, सारे के सारे बॉन्ड एंगल आ गए 6। sp sp2 sp3 sp3d3 sp3d2, चलो रेगुलर और इरेगुलर। अब इसको लीनियर शेप में जो 2D में ऐसे दिखाया जाता है, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, दोनों ऑर्बिटल के बीच में 180 डिग्री। इसको 2D शेप में बेटा ऐसे दिखाया जाता है, तीन ऑर्बिटल 120 डिग्री पे, ये सारे 120 डिग्री हैं। sp3 में मैं टेट्राहेड्रल दिखाता हूं कुछ इस टाइप में। sp3d3 में जब मैं 2D शेप बनाऊंगा तो ये रहा ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। sp3 ऑक्टाहेड्रल जब बनाऊं sp3d2 में, स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। और sp3d3 में पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनता है। क्या एक ऊपर की तरफ निकलेगा, क्या एक नीचे की तरफ निकलेगा, ऐसा ऐसा। ये जा रहा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल को भी आप इसी सिमिलर 2D फैशन में बना लीजिए। हाँ, 2D फैशन में ये आपके पास बनेगा, एक रेगुलर हो गया और एक इरेगुलर ज्योमेट्री हो गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतना ही है, हाइब्रिडाइजेशन का जो थ्योरी पार्ट है वो इतना ही है।
कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो अगले पॉइंट पे लिखेंगे थ्योरी के, जो पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट टाइप में और डेफिनेशन टाइप में। जीओसी आपका आपका तो हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो गया शायद, एल्किन खत्म हो गया। मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, सही बता रहा हूँ। आपके यहाँ कोई नए सर भी आए ना शायद, बॉटनी के आए, जम रहा है आप लोगों को, मेजॉरिटी को जम रहा है। एक ही क्लास हुआ है ना अभी तो, थोड़ा देखो यार, और आने दो। अच्छा थोड़ी देर में अच्छा ओके, वो पहले कहीं रेजिडेंस में पढ़ाते थे आई थिंक। बताए अपने बारे में सर, बताइए, इंट्रोडक्शन वगैरह हुई। चलो चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिख लो जल्दी से। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। लास्ट क्लास वाला नोट्स दिखाना, क्या उसमें लिखवाया था क्या मैंने? है तुम्हारा, दिखाओ मेरे को है, था दिखाओ तुम्हारे पास। अच्छा ओके, नहीं नहीं लास्ट क्लास, ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हाँ देखो ये वाला क्या इन तीनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर, और नीचे वाला भी 90 बना रहा है, तो 6 हो गया। जैसे इसमें हुआ ना, ये ऊपर के साथ चारों के साथ 90 बना रहा है, नीचे भी चारों के साथ 90 बना रहा है, ये पांचों के साथ 90 बना रहा है। सिमिलरली वहां भी 3 ऊपर वाला 90 बना रहा है, 3 नीचे वाला 90 बना रहा है। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिखवाएं, सब लिख लिया, चलो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Some important points of hybridization. Some important points of hybridization. आइए समझते हैं एक एक करके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के, जैसे ऐसे नहीं कि ये जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है बोर्ड पे, ये जो हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है वो एस और पी से बनाया है। ये जो मैंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, एक एस और 2p, एक एस और 3p, एक एस 3p 1d, एक एस 3p 2d, एक एस 3p 3d, इनको मिला के हमने बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इस एक 1s ले लो और एक 5p ले लो, इनको मिलाया जा सकता है, नो। हाइब्रिडाइजेशन में किसको मिलाया जा सकता है? वैसे ऑर्बिटल्स को मिलाया जाएगा जिनकी सिमिलर एनर्जी होगी। मतलब 1s वाला 1p के साथ मिलाया जा सकता है, मैक्सिमम 1s वाला 2p के साथ मिलाया जा सकता है, मैक्सिमम। बट अब 1s और 5p, 1s और 4p जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा आ जाए, उसको नहीं मिलाया जा सकता। तो जो भी हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मिला रहे हैं, जो भी हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, ऑर्बिटल मिला रहे हैं, एक एस 2p, एक एस 3p, ये जो s और p के ऑर्बिटल्स मिलेंगे,
ये सारे के सारे सिमिलर एनर्जी लेवल के होंगे तभी मिलेंगे। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि इन हाइब्रिडाइजेशन, ये साथ में लिखोगे, इन हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर एनर्जी, इन हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी, in hybridization orbitals of similar energy intermixes, केवल और केवल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिमिलर एनर्जी इंटरमिक्स होता है, सारे नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आप करा सकते हो, नो। दूसरा, ये तो हमने पढ़ भी लिया, देख भी लिया कि जितने ऑर्बिटल आप मिलाओगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटरमिक्स is equal to number of hybrid orbital formed. तीसरी चीज, एक बार हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं सबका एनर्जी सेम होता है, सबका शेप सेम होता है, सबका साइज सेम होता है, सब कुछ सेम हो जाता है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे बता रहे हैं ना कि एसपी में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, दोनों के दोनों ऑर्बिटल एकदम सेम होंगे। sp2 में बोल रहा हूं 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, तीनों के तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एग्जैक्टली सेम होगा। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है, सातों के साथ सारे के सारे सेम होंगे। तीसरा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन have same shape size energy, सबका शेप, सबका साइज, सबका एनर्जी सब सेम। सब एक जैसे दिखते हैं, सब एक जैसा ही शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी होता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो कोई ना कोई एनर्जी होगी बेटा, एस ऑर्बिटल की कोई एनर्जी होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है। तो जब इंटरमिक्सिंग होके जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो एनर्जी होता है वो कम होता है। ऑब्वियसली आप देखोगे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेस रिपल्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जहां जहां स्टेबिलिटी आती है वहां वहां एनर्जी रिलीज होती है। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन व्हेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। क्यों? स्टेबिलिटी आ रही है। देखो, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ओवरऑल पूरे सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। ओवरऑल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और ब्रैकेट में लिख लेंगे इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। हाइब्रिडाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है क्योंकि लेस रिपल्सन की तरफ जा रहा है। पांचवा पॉइंट आपने शायद सुना हो या पढ़ा हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। पढ़ा है आपने? एक और आपने सुना होगा, बॉन्ड एंगल ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। अब मैं मान लो लिख रहा हूं sp हाइब्रिडाइजेशन, मान लो लिख रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें मुझे परसेंटेज बता दीजिए हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का। यहां परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितने s हैं? एक, टोटल कितने हैं? इंटू 100 करने से परसेंट निकल आता है। ठीक है, जितना है अपॉन टोटल इंटू 100 करोगे तो 33% के आसपास ये आ गया। क्या यहां पे 1/4 इंटू 100 करना होगा? 25% आ गया। कितने? एक एस, टोटल कितने हो गए? 5 इंटू 100 करोगे क्या 20% एस आया? क्या 1/5 इंटू 1/6 इंटू 100 करोगे तो कितना आ रहा है? 17% के आसपास आ रहा है, 17% के आसपास आ रहा है। 1/7 इंटू 100 करोगे कितना आ रहा है? 15% या 14% के आसपास आ रहा है ना? 14% के आसपास आ रहा है। तो आप देखो, जैसे जैसे p ऑर्बिटल बढ़ रहा है, d ऑर्बिटल बढ़ रहा है, वैसे वैसे s का परसेंटेज कम हो रहा है।
जैसे जैसे देखो यहां पे एस एक है, एक ही पी है, लेकिन पी बढ़ा एस कम हो गया, पी और बढ़ा एस और कम हो गया, पी तो है, डी भी बढ़ गया एस और कम हो गया। जैसे जैसे पी और डी बढ़ रहा है एस का परसेंटेज कम हो रहा है। अच्छा, एस का परसेंटेज कम हो रहा है तो क्या बॉन्ड एंगल कम होगा? क्योंकि हमने पढ़ा है बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। तो देखो ये क्या 180 डिग्री देता है, ये क्या आपके पास 120 हो जाता है, ये क्या 109 हो जाता है। तो परसेंटेज कम हो रहा है तो क्या बॉन्ड एंगल कम हो रहा है? अब यहां आओगे आप कहोगे सर यहां तो 120 हो गया, भाई बॉन्ड एंगल तो कम होना चाहिए था, बट यहां तो 120 हो गया, यहां तो 90 हो गया, यहां तो 72 और 90 हो गया, तो कैसे करें? भाई हमने पढ़ा हुआ है, बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा तो परसेंटेज कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल कम होने से बॉन्ड एंगल, सॉरी परसेंटेज कम होने से बॉन्ड एंगल बढ़ा क्यों? 120 क्यों हो गया? 109 से कम आना चाहिए था। अब जो देखो यहां पे जो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड आपने पढ़ा है ना, देखो यहां पे क्या होता है, 180 डिग्री आ रहा था रेगुलर ज्योमेट्री, 120 डिग्री आ था रेगुलर ज्योमेट्री, 109.5 आ रहा था रेगुलर ज्योमेट्री, लेकिन यहां पे दो तरह का आ रहा है 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो आप एक डिग्री, एक को क्यों कंपेयर कर रहे हो भाई, एक को क्यों कंपेयर कर रहे हो? तो यहां पे बेटा एवरेज बॉन्ड एंगल आता है, और एवरेज बॉन्ड एंगल 100 के आसपास आता है। एवरेज बॉन्ड निकालोगे 120 के कितने हैं? 3, 90 के कितने हैं? 6। जब आप एवरेज आउट करोगे, एवरेजिंग ऑफ बॉन्ड, एवरेज बॉन्ड एंगल आपके सिलेबस में नहीं है। बस वो कॉन्सेप्ट समझना है कि बॉन्ड परसेंटेज कम होने से बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल आपको बढ़ा हुआ दिखता है, ये बॉन्ड एंगल नहीं है। इन दोनों को मिला के एवरेज जब निकालोगे तो 100 के आसपास आता है। तो एवरेज बॉन्ड एंगल कम ही हो रहा है क्या अभी भी? यहां पे भी जब आप एवरेज बॉन्ड एंगल निकालोगे तो देखो क्या 90 ही आ रहा है, यहां पे वो कम हो रहा है क्या? और इसका भी एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज 88 के पास आ रहा होता है, कम हो रहा है। तो देखो ओवरऑल बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, कोई कंफ्यूज करने की कोशिश करे तो होना नहीं है। एक बॉन्ड एंगल नहीं देखते हैं आप क्या देखते हैं? एवरेज बॉन्ड एंगल ऑफ द इंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर देखते हो। तो यहां पे लिखोगे सबसे पहला पॉइंट, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस। जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, और जितना कम परसेंटेज उतना कम बॉन्ड एंगल। उसी तरह अगर एस कैरेक्टर बढ़ा, अगर एस कैरेक्टर बढ़ा तो क्या न्यूक्लियस के पास जा रहा है वो? अगर एस कैरेक्टर बढ़ता है तो न्यूक्लियस के पास जाता है। पी कैरेक्टर डायरेक्शनल हो गया, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। देखो एस कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या न्यूक्लियस के पास पास होती है, पी कैरेक्टर में न्यूक्लियस से दूर भाग गया, डी में और दूर भाग गया। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ रहा है क्या न्यूक्लियस के पास रहेगा, और एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। तो अगर एस कैरेक्टर है, न्यूक्लियस के पास है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो क्या वो बॉन्ड वीक बनाते चला जाएगा। यही लिखना है आपको कि बॉन्ड एंगल तो होता ही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बेटा आप देख सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। इसीलिए आप तो नॉर्मल पढ़ते भी हो बेटा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या ट्रिपल बॉन्ड में आता है, और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही होगा, सिंपल है। sp2 में डबल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम हो गया, sp3 में सिंगल बॉन्ड आता है और कम हो गया। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। इसका रीजन समझिएगा, मोर परसेंट एस मींस मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। जितना ज्यादा परसेंटेज उतना ही न्यूक्लियस के पास जा रहा है, और न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? न्यूक्लियस के पास जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा ना, न्यूक्लियस के पास जा रहा है एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग। मोर परसेंट एस मींस मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अच्छा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो क्या मैं लिख सकता हूं बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर सेम होगा? अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर सेम होता है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन से इतनी सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्या बॉन्ड स्टेबल भी है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड स्टेबल भी है,
तो क्या आप बोल सकते हो कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज? बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। अच्छा, एक और चीज, अगर इन सब चीजों में आ गया तो क्या बॉन्ड लेंथ उल्टा ऑर्डर होता है? बॉन्ड मजबूत हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा है? कम होगा। बॉन्ड मजबूत है तो पास पास आ रहा होगा, बॉन्ड लेंथ कम है। और बॉन्ड वीक है तो क्या वो दूर दूर हो रहा होगा? तो क्या मैं बॉन्ड लेंथ को इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं? नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज। एक बार इस पे पीवाईक्यू आया हुआ है, बॉन्ड लेंथ पूछा था। लॉजिक से भी बता सकते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या छोटा बॉन्ड है? sp2 में डबल है तो क्या बॉन्ड बढ़ गया? sp में और सिंगल हो गया तो और बढ़ गया। तो वही वाला ऑर्डर तो चल रहा है। कितना शांति है। नेक्स्ट, अब इसको ना एक बॉक्स में बना लीजिए कि बॉन्ड एंगल की बात हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो, बॉन्ड एनर्जी की बात हो, बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात हो, बॉन्ड स्टेबिलिटी की बात हो, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज है क्या? और अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो क्या वो अकेला इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लिख लीजिए, बॉन्ड लेंथ जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस। वेरी सिंपल। नहीं दिख रहा आपको वहां तक? कोई बात नहीं। अच्छा, इधर वाला चल रहा है, ये लो मैजिक है। तुम सब्जी बाजार वाले हो क्या? एकदम बोलते रहते हो हमेशा। कुछ क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहिए, तो यही वही क्वेश्चन है। आपको पता है, एक टीचर से जब आप पूछते हो कितने लेक्चर चाहिए तो वो उसके मन में क्या चलता है? वन शॉट चाहिए तो बताओ, अभी खत्म होगा। राइट, चलो नेक्स्ट आगे चले। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, दिख भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बोल बोल के लिखता हूं, आपको समझ आएगा। टाइम तो बेटा देखो किसी का आज तक रुका है नहीं, है ना? टाइम तो होगा ही। लिखो, हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक तरीका जो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो वो 2 मिनट में भी निकल जाएगा और वो यहां काम भी नहीं आएगा। एक तरीका जो मैं अभी बताऊंगा जो ऑर्गेनिक में भी लगेगा और यहां भी लगेगा। ठीक है, आइए, ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाले हो उसको मैं देख लेता हूं। क्या आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टीरिक नंबर निकाला था? और स्टीरिक नंबर आपने निकाला था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर बेटा 4 आ जा रही थी तो क्या आपने बोल दिया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन? अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर की वैल्यू 3 आने पे क्या sp2 बोल पा रहे थे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर 2 बोलने से क्या sp हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे थे? और सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कभी 1 हो नहीं सकता। बस ये छोटी सी चीज आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन उसका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इनऑर्गेनिक में आप कैसे निकालोगे या हर जगह आप कैसे निकालोगे? ये वैलिड है बेटा जब कार्बन के कंपाउंड्स आए तब। ऑर्गेनिक में इसीलिए उसको यूज करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक में कार्बन है। कुछ भी आ जाए तो ये वाला जो तरीका है वो एप्लीकेबल है। तो आप एक काम करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकालने आता है। ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, 16 का 6 एंड 7 एंड 8। इनऑर्गेनिक में जब आपके पास आए तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहला स्टेप निकालिएगा, कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मोलिक्यूल। आप जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूं। जैसे मान लो मेरे पास CH4 दिया गया है, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो जरा। कार्बन ग्रुप 14 का है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन टोटल 4 है हाइड्रोजन। तो क्या 4 + 4 आ गया, 8 आ गया क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो आपको इसी तरह से हर मॉलिक्यूल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आया, हर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 का है 4, हाइड्रोजन का है 1, 4 हाइड्रोजन की वजह से 4। तो क्या दोनों को जोड़ के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 8। अब आ जाओ, अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से बड़ा आ रहा है, 2 या 2 से बड़ा आ रहा है, और 8 या 8 से छोटा आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से बड़ा है, 8 या 8 से छोटा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 2। सिंपली आपको 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई 2। अब देखो, क्या वो 2 या 2 से बड़ा और 8 8 आ रहा है, 8, तो क्या 2 से डिवाइड होगा? डिवाइड करो। तो क्या ये इसको क्या बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है वो, कोशेंट, सॉरी। तो क्या ये कोशेंट होता है? तो जो यहां पे आएगा, जो कोशेंट आएगा, वही स्टीरिक नंबर बताता है ना? तो जो कितना स्टीरिक नंबर आया, 4, और स्टीरिक नंबर 4 वाले का हाइब्रिडाइजेशन क्या बोल देते हैं, sp3। खत्म, आंसर आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालना है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो क्या 2 से डिवाइड करोगे? डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आ रहा है, वही आपका स्टीरिक नंबर देगा। जैसे अब मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से बड़ा भी तो आ सकता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मान लो 8 से बड़ा है, यानी कि 9 है, 10 है, 11 है। अगर 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। 8 से बड़ा है और बेटा आपके पास 56 तक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 56 तक है। जैसे मान लो मैं CCl4 का निकाल के बता रहा हूं। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। क्लोरीन का कितना, 7। क्या 4 है? तो क्या आपके पास 32 आ रहा है? क्या ये इस कैटेगरी में आया क्या? अगर इस कैटेगरी में आए तो मैजिक नंबर क्या बेटा 8 आ रहा था। इसके बाद 2 के बाद मैजिक नंबर क्या आ रहा था, 8। अगर 8 तक है तो किससे डिवाइड करना है, 2 से। अगर 8 से बड़ा है तो किससे डिवाइड करना है, 8 से। डिवाइड करो जरा, 8 से 32। क्या बेटा यहां भी जो आपका क्वोशिएंट है वो 4 आ रहा है, तो CCl4 का भी क्या sp3 आ जाएगा। जैसे CH4 है वैसे ही तो CCl4 है, सीधा स्टीरिक नंबर से आंसर आ गया। अच्छा, अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई साहब 56 से भी बड़ा आ जाए, वैसे आपके सिलेबस में 56 तक है, बट अगर 56 से भी बड़ा आ जाए तो इसके बाद का मैजिक नंबर क्या होता है, क्या 18 होता है क्या? तो डिवाइड बाई नेक्स्ट मैजिक नंबर, दैट मींस 18। डिवाइड बाई नेक्स्ट। जैसे मान लो मेरे पास IF7, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। IF7 बताना जरा, I का कितना होता है, 7 प्लस। फ्लोरीन का कितना होता है, कितने हैं? क्या 7 + 49 आ रहा है? कितना आ रहा है? ये तो इसी से हो जाएगा। डिवाइड करो, क्या 8 से डिवाइड होगा क्या? 8 से डिवाइड कर रहे हो, कितने में जाएगा ये? 8 7 टाइम्स चला जाएगा ये। क्या स्टीरिक नंबर से सीधा बोल पा रहे हो sp3d3? हो चुका, हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। सीधा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकालिए, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम निकाल के अगर 8 से छोटा आ रहा, 8 या 8 से छोटा, 2 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आया, जो डिवाइजर आया, जो क्वोशिएंट आया, वही आपका स्टीरिक नंबर है। अगर 8 से बड़ा 56 से छोटा है, तो क्या 8 से डिवाइड करोगे, जो क्वोशिएंट आया वही आपका स्टीरिक नंबर है। और अगर 56 से बड़ा आ जाए तो 18 से डिवाइड कर लेना, जो क्वोशिएंट आ रहा है वही आपका स्टीरिक नंबर है, और वही आपको हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन करते हैं। मान लो, हाँ बता रहे हैं, वही क्वेश्चन में बताया है। अगर मान लो डिवाइड करने पे हमेशा थोड़ी 0 आ जाएगा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर भी आ सकता है, तब तक डिवाइड करना जब तक कि 0 ना आ जाए। ठीक है ना, इसका सिंपल है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तब तक डिवाइड करना जब तक कि 0 ना आ जाए। अभी क्वेश्चन में कराएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा BeCl2, बोर्ड पे बेरिलियम का वैलेंस ग्रुप 2 का है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा 2 + 14 आ रहा है? क्या बेटे 16 आ रहा है? 8 से डिवाइड करोगे, 8 × 2 = 16। क्या बेटा sp हाइब्रिडाइजेशन लिख दूं?
क्या बेटा 180 डिग्री एंगल लिख दूं? क्या लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगा क्या? समझ में आया? जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं BCl3 का, बोरोन ग्रुप 13 का है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 का है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा 3 + 21 24 आ रहा है? क्या 8 से डिवाइड होगा क्या? 8 से डिवाइड आ रहा है? कितना आएगा? 3 आ रहा है। आपके पास sp2 बोल दूं और 120 डिग्री एंगल बोल दूं और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ जाएगा क्या? सिंपल। जैसे मान लो आपके पास CI4 का एग्जांपल है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 14 4, ग्रुप 17 7 इंटू 4, क्या आपके पास 4 + 28, क्या बेटा 32, 8 से डिवाइड कर रहे हो, 4 टाइम्स जा रहा है और बेटा आपके पास 4 आ गया। 4 का मतलब sp3 आ गया, मतलब 109 आ गया है और मतलब टेट्राहेड्रल आ चुका है। टेट्राहेड्रल आ चुका है। अब आप कहोगे सर आप तो बड़े चालाकी से निकल गए, एनायन आ गया तो? भाई एनायन आ गया तो बेटा जो एनायन है क्या 2 ऐड कर दो? भाई 2 माइनस चार्ज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, खत्म कहानी। मान लो केटाइन आ गया तो माइनस कर दो, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। जब देखो जरा सल्फर का कितना बैलेंस है, ग्रुप 16 6, ऑक्सीजन का 6 इंटू 4 ऑक्सीजन है और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 ऐड हो जाएगा। तो क्या बेटा 6 24 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। 32 आ रहा है तो 8 से डिवाइड होगा क्या? 8 4 जा 32 हो गया क्या? क्या sp3 हो गया क्या? 109.5 डिग्री बोल देंगे, क्या टेट्राहेड्रल आ जाएगा? आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। NH4+ में नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है 5, हाइड्रोजन 4 और -1 कर देंगे क्या? जितना प्लस चार्ज है उतने माइनस कर दो, तो कितना आ गया? क्या इस बार 2 से डिवाइड होगा? क्या 2 4 जा 8 हो गया, 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल और 109 डिग्री आ गया क्या? अब कुछ ऐसे भी केसेस आने चाहिए जहां पे रिमाइंडर 0 ना हो, है ना? मान लेते हैं SO2 करके देखते हैं। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सल्फर का कितना होता है? 6। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। 2 ऑक्सीजन है, कितना आ रहा है? 18। अब 8 से डिवाइड होगा क्या? क्या 8 2 जा 16 हो गया बेटा? रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर आ गया तो अब ध्यान दो, जब भी रिमाइंडर आ जाए 2 से डिवाइड कर देना इसको। रिमाइंडर जब भी आ जाए उसको 2 से ही डिवाइड करना है। तो क्या बेटा 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया, टोटल कितना आ रहा है? अब टोटल रिमाइंडर आ गया 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर, खत्म कहानी। जब भी रिमाइंडर आ जाए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तब तक डिवाइड करना है जब तक अगर 3 आ जाए तो। ऐसा आएगा ही नहीं, हमेशा इवन आएगा। आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में लगा के देख लेना, ऑड नंबर कभी भी नहीं आएगा, राइट? ऑलवेज इट हैज टू कम इवन। इसीलिए मैंने आपको ये करके बताया कि अगर -2 चार्ज भी आए तब भी इवन ही आएगा, +1 आए तो भी इवन ही आएगा। हर केस में आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना, इवन ही आएगा। समझ में आया? जैसे मान लो बेटा, बता रहे एक्सेप्शन ही पूछना है, पहले कर लीजिए। एक्सेप्शन के लिए एक अलग स्लाइड बनाया है ना, लिख लो PO4-3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। बोर्ड पे देखो, फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 4 है, 3 माइनस चार्ज है, 3 ऐड हो जाएगा, कितना आ गया? 32 आ रहा है। 8 से चला जाएगा, 32 आ जाएगा, क्या sp3 हो जाएगा? बाकी सारी चीजें सेम है, टेट्राहेड्रल एंड 109.5 डिग्री, हाँ है ना? जैसे मान लो बेटा आपके सामने NO3- आ रहा है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NO3-? एक और चीज पहले ये निकालते रहो, हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का होता है या एटम का होता है? हाइब्रिडाइजेशन किसका? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो BeCl2 का है कि बेरिलियम का है कि क्लोरीन का है? बेटा हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है। CH4 जब पढ़ाया था लास्ट क्लास में तो क्या बोला था? कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, और वो sp3 हाइब्रिड जब बन गया तो हाइड्रोजन के साथ वो ओवरलैप कर रहा था। हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल एटम। आप ये नहीं बोलना BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन, नो, बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। समझ में आया? तो बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp के,
बेरिलियम के पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो क्या करता है देखो ध्यान से, BeCl2 कैसे बनेगा बोर्ड पे देखना। बेरिलियम के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक ऐसा हो गया और दूसरा ऐसा हो गया, ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा, ये क्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली अप्लाइड फॉर सेंट्रल एटम, किसी और के लिए मत लगा देना। समझ में आया ना? जैसे वहां पे हम ऑर्गेनिक में भी कार्बन का निकालते हैं, कार्बन क्या होता है वहां पे? सेंट्रल एटम। ऑर्गेनिक में कार्बन क्या होता है? सेंट्रल एटम। यहां पे देखो NO3 माइनस में नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन के 6, क्या +1 ऐड हो जाएगा? कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। 8 से 3 टाइम्स चला जाएगा क्या? क्या बेटा sp2 आ रहा है? बाकी लिख लोगे 120 डिग्री और ट्राइगोनल प्लेनर। और कुछ मन में आ रहा है तो पूछो। मान लो आपको मन कर रहा है I3 माइनस का निकालने का, निकालो जरा। क्या बेटा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इंटू 3 आ रहा है, +1 आ रहा है, तो कितना 22 आ रहा है क्या? ये वही वाला केस है जब रिमाइंडर नहीं जाएगा बेटा। रिमाइंडर कितना आ गया? 6। जब भी रिमाइंडर आ जाए 2 से डिवाइड कर देना है। क्या बेटा अब कैंसिल हो गया? टोटल कितना आ गया? कितना हो रहा है? सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसमें? किससे बड़ा? रिमाइंडर कभी भी 8 से बड़ा आएगा ही नहीं। ये ट्रिक इस तरह से बनाया गया है कि आपके सारे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। 8 से बड़ा कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। अगर 8 से बड़ा रिमाइंडर आया तो बेटा आप 8 से डिवाइड कर देना, है ना? क्योंकि वो रेंज में कहां आ रहा है? सेकंड वाला रेंज में आ रहा है, वहां डिवाइड कर देना। मुझे पढ़ा दो। मान लो जब भी रिमाइंडर आए, क्या डिवाइड आपको किससे करना है? 2 से, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी 8 से बड़ा आ ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? जैसे आपको कभी कभी लग रहा होगा कि सर ऑड आ गया, तो रिमाइंडर कभी ऑड आ ही नहीं सकता, है ना? क्योंकि ये हमेशा बॉन्डेड का बना रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है? बॉन्ड का बन रहा है, और बॉन्ड में बॉन्ड पेयर होता है, पेयर हमेशा इवन होगा, ऑड आ ही नहीं सकता। और कोई एग्जांपल आपके मन में आ रहा हो? ClO4 माइनस, ClO4 माइनस करके देखते हैं। देखो क्या 7 आ रहा है, 6 ऑक्सीजन है, 4 हो गया, +1 आ गया, टोटल जोड़ो 32 आ रहा है। क्या 8 से डिवाइड होगा? sp3 आ गया। शांत शांत शांत। क्या आपके पास ClO3 माइनस भी आ सकता है? निकालो। क्या क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 3 आ गया, +1 हो गया, कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। तो 8 से 3 टाइम्स चला जाएगा, क्या 2 आ जाएगा? क्या 2 1 2 चला गया, टोटल कितना आ रहा है? बस भाई बस, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया भाई? शांत। हाँ एक सेकेंड, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं तब तक टाइम नहीं हुआ है। हाँ हाँ, फ्री रेडिकल और ऑड इलेक्ट्रॉन का सबसे लास्ट डिस्कशन करेंगे। कई बार फ्री रेडिकल को हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कई बार फ्री रेडिकल को ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं। जब सराउंडिंग एटम आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्री रेडिकल इज काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, बट इफ सराउंडिंग एटम इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्री रेडिकल इज नॉट काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? जब NO की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, जब CH3 की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल काउंट नहीं होगा। ये नेक्स्ट केस है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद का केस है। ठीक है, तुम्हारा टाइम हो गया, कल मिलेंगे बस।